नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे इस समय आप लोगों को स्पेशली सीटेट के लिए क्लास प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ हमारा जो सिलेबस है ये यूपी टेट एंड सुपर टेट के जो साथी हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अर्थात यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट सारे सिलेबस को एकदम नोटिस करते हुए यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस कराया जा रहा है और ये पर डे आप लोगों को हिंदी की क्लास दी जाती है। तो साथियों, हिंदी के क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के विकास की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? हिंदी भाषा के विकास की बात हम लोग कर रहे थे। हिंदी की क्लास ये हमारी पर डे होती है और इसमें हम लोग हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के विकास की बात हम लोग कर रहे थे, जो कि इसमें से आप लोगों को 2-3 क्लासें प्रोवाइड की जा चुकी हैं। ये आज हमारी तीसरी क्लास होती है। यहाँ पे ये हमारी तीसरी क्लास होती है। हिंदी भाषा का विकास की 2 क्लासों में हम लोग काफ़ी डीपली अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वो क्लास भी देख सकते हैं। और साथियों, आप लोगों के यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे बाल विकास की भी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित सामान्य विज्ञान से संबंधित इस समय हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, वो भी मेरे द्वारा बहुत ही डीपली आप लोगों को दिया गया है। 3-3 क्लासें सभी चीज़ों की आप लोगों को दी जा चुकी हैं। तो साथी, आइए हम लोग हिंदी भाषा के विकास में और चीज़ें पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख भाषाएं होती हैं उसके बारे में। कुछ प्रमुख भाषाएं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अवधी भाषा। अवधी भाषा साथियों, अगर अवधी भाषा की बात किया जाए तो एक एक पॉइंट को इससे संबंधित हम लोग यहाँ पे नोट करते जाएंगे। अवधी भाषा की बात किया जाए साथियों, तो अवधी भाषा को साहित्य भाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो जाता है, अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो प्रेम मार्गी सूफी कवियों को जाता है। किसे? प्रेम मार्गी सूफी कवियों को जाता है। अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रेम मार्गी सूफी कवियों को जाता है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों को जाता है। ठीक साथियों, और अगली बात अगर करें तो अवध क्षेत्र की बोली है। अगर अवधी भाषा की बात किया जाए तो अवधी भाषा अवध क्षेत्र की बोली है। अवधी भाषा अवध क्षेत्र की बोली है। अवध क्षेत्र की बोली है। अवधी भाषा अवध क्षेत्र की बोली है और साथ ही साथ साथियों, अवधी को कोसली नाम से भी पुकारा जाता है। बोली है और इसे में लिख लेते हैं, और इसे कोसली नाम से, कौन से नाम से? कोसली नाम से, कोसली नाम से भी पुकारा जाता है।
पुकारा जाता है। ठीक, अगली बात अगर करें साथियों, तो अवधी भाषा की पहली कृति मुल्ला दाऊद की, अवधी भाषा की पहली कृति अवधी भाषा की पहली कृति मुल्ला दाऊद की, किसकी? मुल्ला दाऊद की चंदायन, जो 1370 चंदायन या इसी को लोरकहा भी कहा जाता है। लोरकहा को माना जाता है, लोरकहा को माना जाता है। ठीक साथियों, अगली बात करें तो राम भक्त कवियों ने अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रधानता दी। इसमें प्रमुख स्थान जायसी का है। राम भक्त के जो कवि हुआ करते थे, सभी राम भक्तों ने अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रधानता दिया। अगर बात किया जाए कि अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रधानता कौन दिया, तो इसका प्रमुख श्रेय राम भक्त कवियों को जाता है। और इसमें भी अगर बात किया जाए तो इसमें प्रमुख स्थान मलिक मोहम्मद जायसी जी को जाता है। किसे? मलिक मोहम्मद जायसी जी को। तो साथियों बात करें तो अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रधानता, अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रधानता राम भक्त और मलिक मोहम्मद जायसी जी को जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जी को जाता है। और साथ ही साथ साथियों बात करें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी अवधी भाषा में ही की है। तुलसीदास ने, ये सारी पॉइंट आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे की बात हम लोग करते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी अवधी भाषा में ही किया है। इसे भी हम लोग नोट कर लेंगे। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, एग्जाम में इन सबको क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को भी अवधी भाषा में ही लिखा। अब साथियों अगर बात करें तो अवधी के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की हम लोग इसी के साथ बात कर लेते हैं। अवधी भाषा के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में भी हम लोग यहाँ बात करते हैं। अवधी भाषा के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम लोग रचनाकार की बात करेंगे और यहाँ पे रचना की बात करेंगे। कौन सी रचना कि कौन रचनाकार है। तो साथियों अगर बात करें तो कुतुब की बात किया जाए तो इसकी रचना मृगावती जी ने किया। रचनाकार कुतुबन जी ने मृगावती की रचना किया। कुतुबन जी मृगावती किसकी? मृगावती की। और अगर जायसी की बात किए तो ये पद्मावत को लिखे। जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की बात करें तो ये
पद्मावत की रचना की है। किसकी? पद्मावत। साथ ही साथ एक अगर और रचनाकार की बात करें तो मंझन की बात करें तो ये मधुमालती जी को लिखते हैं। मंझन जी की बात करें तो ये मधुमालती जी को लिखते हैं। किसे? मधुमालती। और साथ ही साथ साथियों और अगर कवियों की बात करें ये सारे चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक। नूर मोहम्मद की बात किया जाए तो नूर मोहम्मद जी इंद्रावती को लिखते हैं। नूर मोहम्मद इंद्रावती को लिखते हैं। किसे? इंद्रावती। और 5वीं बात है उस्मान जी की बात किया जाए तो उस्मान जी चित्रावली को लिखते हैं। उस्मान जी चित्रावली को लिखते हैं। चित्रावली। और अगर एक लोगों की और बात किया जाए तुलसीदास जी की तो तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिखते हैं अवधी भाषा में ही। कुछ अवधी भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचना की बात यहाँ हम लोग किए हैं। कुतुबन की अगर बात किया जाए तो ये मृगावती को लिखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो ये पद्मावत को लिखते हैं। मंझन की बात करें तो यह मधुमालती को लिखते हैं। और नूर मोहम्मद की बात किया जाए तो इंद्रावती को लिखते हैं। और उस्मान की बात किया जाए तो ये चित्रावली को लिखते हैं। ठीक साथियों, अब इसके बाद हम लोग अगली भाषा की बात करेंगे जो ब्रज भाषा होगी। सारी चीज़ें आप लोग नोट करते जाइएगा। आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि अवधी भाषा के कौन कौन से कवि हैं, या तो पूछेगा कि अवधी भाषा के ऐसे कौन से कवि हैं जिनकी रचना इनमें से नहीं है या जिनकी रचना इसमें से है। वो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर उस समय डिपेंड करता है कि पेपर किस प्रकार से वो सेट करेगा। अगली भाषा हम लोग ब्रज भाषा की बात करेंगे। अगली बात हम लोग ब्रज भाषा की बात करेंगे। हिंदी के विकास में ब्रज भाषा की बात अगर करें तो साथियों हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई। ब्रज भाषा के आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ब्रज भाषा के आचार्य किसे कहा जाता है? तो अगर ब्रज भाषा के आचार्य की बात किया जाए तो जॉन गिलक्राइस्ट को कहा जाता है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन किए। हम लोग लिखते हैं ब्रज भाषा के आचार्य, ब्रज भाषा के आचार्य, ब्रज भाषा के आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट ने विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। विभिन्न भारतीय भाषाओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ब्रज भाषा के अगर आचार्य की बात किया जाए तो जॉन गिलक्राइस्ट जी होते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएं साथियों कि तथा व्याकरण व शब्दकोश की रचना की। जॉन गिलक्राइस्ट ने विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद व्याकरण और शब्दकोश की रचना की। ब्रज भाषा में सर्वाधिक साहित्य की रचना कृष्ण भक्त कवियों ने पूर्व मध्य काल में की थी। ब्रज भाषा के अगर सर्वाधिक साहित्य की रचना की बात किया जाए तो कृष्ण भक्त कवियों ने किया।
और अवधी भाषा की बात किया जाए तो राम भक्त कवियों ने सबसे ज़्यादा अवधी भाषा के सर्वाधिक साहित्य की रचना की है। साथ ही साथ साथियों, अगर हम बताएं ब्रजभाषा की बात कर रहे हैं तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक जो हुआ करते थे वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य ने 8 कवियों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। ठीक, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य ने 8 कवियों को लेकर 1565 ईस्वी में 8 कवियों को लेकर 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें से 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप की रचना की, जिसमें से 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अब अगर विट्ठलनाथ के शिष्यों की बात किया जाए तो विट्ठलनाथ के शिष्य की बात करेंगे तो उनकी बात कर लेते हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य की बात, विट्ठलनाथ के शिष्य की भी बात करेंगे और साथ ही साथ अगर 8 लोग थे तो 8 विट्ठलनाथ के थे और 8 वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य। तो साथियों, अगर विट्ठलनाथ की बात किया जाए तो गोविंददास छीत स्वामी अगली बात अगर करें तो नंददास चतुर्भुज दास। नंददास चतुर्भुज दास। और अगर वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात करें तो कुंभनदास सूरदास। अगली बात अगर करें कृष्णदास और परमानंद दास। ये सभी लोग कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास जी जो हुआ करते थे, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हुआ करते थे। और विट्ठलनाथ के अगर शिष्यों की बात किया जाए तो गोविंददास, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, ये विट्ठलनाथ के कवि ये शिष्य हुआ करते थे। साथ ही साथ साथियों, अगर बताएं तो कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का सर्वोच्च स्थान हुआ करता है। कृष्ण भक्त अगर कवियों की बात किया जाए तो सूरदास का सर्वोच्च स्थान हुआ करता है। साथ ही साथ साथियों, हम आपको बताएं कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने दुखी होकर कहा था, सूरदास की मृत्यु पे काफ़ी दुख पहुंचा था किसे? वल्लभाचार्य जी को। तो इन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लोन होए सो लेओ। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाके कछु लेना होए सो लेओ। ये शब्द इन्होंने
कौन? वल्लभाचार्य ने सूरदास की मृत्यु के होने के बाद कहा था, क्योंकि वल्लभाचार्य के सबसे प्रिय शिष्यों में से सूरदास हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद फिर और लोग हुआ करते थे। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि रीतकालीन कवियों में केशवदास, बिहारी देव, पद्माकर, भिखारी दास, सेनापति आदि कवि ने ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया। ठीक, रीतकाल के कुछ कवि हुआ करते थे जो केशवदास थे, बिहारी जी थे, देव थे, पद्माकर थे, भिखारी दास थे, सेनापति, मतीराम, घनानंद, बोधा, आलम आदि कवि जो हुआ करते थे, ये सभी ब्रज के साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया करते थे। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के कवियों ने भी ब्रजभाषा के साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया। ठीक साथियों, लेकिन मुख्य बातें, ये सारी मुख्य बातें थीं। अगली बात हम लोग करेंगे खड़ी बोली की। करेंगे। एक एक पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से नोटिस करके बताया जा रहा है, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में सेट रहें, आप लोग अच्छे से इसे पढ़ सकें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए साथियों, जिससे कि और भी लाभार्थी ऐसे हैं जिनको इस तरीके की क्लास की आवश्यकता है, वो भी अपने जीवन को सफल बना सकें। बाकी तो आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो खुद जिम्मेदार हैं अपने में। तो साथियों यहाँ हम लोग तीसरी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? खड़ी बोली की। तीसरी बात हम लोग खड़ी बोली की करेंगे। अगर साथियों खड़ी बोली की बात किया जाए, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात 17वीं-18वीं सदी से हुआ है। खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात, खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात, गद्य की परंपरा का सूत्रपात, 17वीं-18वीं सदी से हुआ है। 17वीं-18वीं सदी से, 17वीं-18वीं सदी से हुआ है। ठीक साथियों, और अगर इसी में अगली बात करें तो खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना प्रसिद्ध कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा है। चंद छंद वर्णन की खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना, खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना, खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना की अगर बात करें तो प्रसिद्ध कवि गंग की, प्रसिद्ध कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, वर्णन की महिमा, ये पूरा नाम है साथियों। चंद छंद वर्णन की महिमा है, चंद छंद वर्णन की महिमा है। खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना की बात करें अगर, तो प्रसिद्ध कवि गंग की यह रचना है जिसका नाम चंद छंद वर्णन की महिमा है। क्या नाम है? चंद छंद वर्णन की महिमा। 18वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण गद्य रचना भाषा योग वशिष्ठ व पद्म पुराण है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद
चितरंजी तथा पद्म पुराण के रचयिता पंडित दौलत राम जी हुआ करते थे। पंडित दौलत राम जी हुआ करते थे। ठीक साथियों, अब अगर बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मुंशी सदा सुखलाल, किसकी बात करेंगे? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल की बात करेंगे। साथियों, ये दिल्ली के निवासी थे। मुंशी सदा सुखलाल जी दिल्ली के निवासी थे तथा उर्दू फारसी के विख्यात साहित्यकार थे। ये दिल्ली के निवासी थे तथा उर्दू फारसी के विख्यात साहित्यकार थे। इनका सुख सागर नाम ग्रंथ विख्यात है। इनका सुख सागर नामक ग्रंथ विख्यात है। साथियों, अगर अगली बात करें तो ईसा अल्लाह खां की बात किया जाए। ईसा अल्लाह खां भी हुआ करते हैं खड़ी बोली में। ईसा अल्लाह खां की अगर बात करें तो ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। ईसा अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर हुआ करते थे। साथ ही साथ इन्हें हिंदी के प्रयोग से रानी केतकी की कहानी की रचना की। ईसा अल्लाह खां जी हिंदी के प्रयोग से रानी केतकी की कहानी की रचना किए। हिंदी के सहयोग से रानी केतकी की कहानी की रचना किए। ठीक साथियों, अब अगर अगली बात करें तो लल्लू लाल जी की। एक कवि और हुआ करते हैं लल्लू लाल जी। आप सभी लोग इन सभी लोगों का नाम 7-8 में ही पढ़ चुके होंगे, 9 में। ये आगरा के गोकुलपुर के निवासी थे। इन्हें शुद्ध खड़ी बोली में प्रेम सागर की रचना की। इन्होंने प्रेम सागर की शुद्ध खड़ी बोली में लल्लू लाल जी प्रेम सागर की रचना शुद्ध खड़ी बोली में किए। अगर बात किया जाए सदल मिश्र की तो ये बिहार के निवासी थे। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान की रचना की। सदल मिश्र जी नासिकेतोपाख्यान की रचना की और ये बिहार के निवासी हुआ करते थे। साथ ही साथ साथियों बात करें तो खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना की बात करें, सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना की बात करें अगर तो खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली की पहली गद्य रचना गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा किसकी? गोरा बादल की कथा मानी जाती है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो हिंदी गद्य के विकास में 2 महानुभावों का विशेष योगदान रहा है, जिसकी अगर बात करें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात और राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी गद्य के विकास में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा 2 महानुभावों का नाम रहा है। जो पहले है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरा नाम आता है राजा लक्ष्मण सिंह। अगर साथियों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात किया जाए तो इनके कुछ प्रमुख पुस्तक है, जिसका नाम है राजा भोज का सपना, दूसरा है मानव धर्म सार, तीसरा है इतिहास तिमिर नाशक। ये 3 बातें बताया। तीसरी जो है इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और चौथा है उपनिषद सार। ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। और अगर साथ ही साथ साथियों राजा लक्ष्मण सिंह की बात किया जाए तो ये अपनी रचनाओं में संस्कृत मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया करते थे। कैसी हिंदी संस्कृत का मतलब संस्कृत मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया करते थे, आधा संस्कृत आधा हिंदी। साथ ही साथ ये राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के गोकुलपुर के निवासी हुआ करते थे और राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से
प्रजाहितैषी नामक पत्र निकाला तथा अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद विशुद्ध हिंदी में किया। अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद विशुद्ध हिंदी में राजा लक्ष्मण सिंह जी ही किए थे। ठीक साथियों, तो इस क्लास को हम लोग अब यहीं पे एंड करेंगे और उसके बाद आप लोगों को अगली क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। कल आप लोगों की छुट्टी नहीं रहेगी, कल भी आप लोगों को क्लास दी जाएगी। ठीक, उसके साथ साथ आप लोगों को धनतेरस की बहुत ढेर सारी शुभकामना आप सभी साथियों को। आप लोग दीपावली का पर्व अच्छे से मनाइए और उसके दुगुने उत्साह से आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, किसी भी प्रकार का ब्रेक मत दीजिए। ठीक, जब लाइफ सिक्योर होगी तो सारे त्यौहार, सारे पर्व, सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। ठीक, और अगर पिछली क्लास आप लोग नहीं देख रहे हैं तो उस क्लास को आप लोग बेहतर तरीके से देखिए और उस क्लास का मैं लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर उसके बावजूद भी आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम चैनल में जाकर विद्यार्थी तक का चैनल है उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लाभार्थियों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। ठीक है साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।